नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की ज्योग्राफी जो है उसका भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत हमारी पुस्तक है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास 11th में दो बुकें चलती है, एक भारत का पर्यावरण चलती है और दूसरी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चलती है। भौतिक भूगोल का जो मूल सिद्धांत है उसका पहला चैप्टर हमारा जो है वो है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि यहाँ सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ना केवल भूगोल के बारे में बात करेंगे, ना केवल भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे, ना केवल मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में पूरे संपूर्ण जो है पूरे भूगोल से संबंधित पूरा जो ज्ञान है उसकी चर्चा करते हैं। भूगोल का बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि आप क्लास 10th से जब पढ़कर आए, क्लास 10वीं आप उत्तीर्ण करके आए, तो आपका वो जो सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था और यह आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं तो आपने ज्योग्राफी चुना है। तो जो हमारी ये भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत पुस्तक है इसका पहला चैप्टर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराता है और जो आपको थोड़ा अटपटा भी लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप भूगोल पहली बार पढ़ रहे हो। क्योंकि हम क्लास 10वीं के अंदर हम देखते हैं कुछ चैप्टर भूगोल से रिलेटेड होते तो हैं, जैसे भूमि है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ काम आते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम ज्योग्राफी को नहीं समझ पाते। तो बेसिक बातें बता रहा है ये चैप्टर की ज्योग्राफी वास्तव में है क्या और ज्योग्राफी का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो इसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। आज हम भूगोल एक विषय के रूप में हमारा जो चैप्टर है उसका तीसरा लेक्चर है ये। इससे पहले हम 2 लेक्चर देख चुके हैं, 2 क्लासें हम कर चुके हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से भूगोल जो है वो कैसे बटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसके अंदर हम भौतिक भूगोल की शाखाएं देखेंगे, यानी भौतिक भूगोल जो है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद मानव भूगोल की शाखाओं की बात करेंगे, उसके बाद जीव भूगोल की शाखाओं की बात करेंगे और फिर प्रादेशिक भूगोल की बात हम करेंगे। अब सबसे पहले ये भौतिक भूगोल की शाखा बता रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भौतिक भूगोल क्या है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए मानव भूगोल क्या है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए जीव भूगोल क्या है। तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं हम भूगोल की, कि भूगोल क्या है और कहाँ से किस प्रकार शुरू हुआ और कैसे अपने आप को अस्तित्व में ला पाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह है भूगोल और मैंने आपको बताया भूगोल जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे वो ग्रीक और यूनानी लोग थे। उन्होंने सबसे पहले 276 ईस्वी पूर्व भूगोल शब्द का प्रयोग किया और ऐसा करने वाले वहाँ के महान भूगोलवेता थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर का भी हमें ज्ञान कराया और उनका नाम था इरेटोस्थनीज। लेकिन उनके बाद भूगोल को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप देने का जो कार्य करते हैं वो रहते हैं हिकेटियस। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। हिकेटियस ने एक बहुत प्यारी किताब लिखी जिसे हम जस पीरियड्स के नाम से जानते हैं और यहाँ से हम आगे की बात करते हैं। तो भूगोल के 2 पार्ट बन जाते हैं। भूगोल के कितने पार्ट बन जाते हैं? भूगोल के 2 पार्ट बन जाते हैं। भूगोल 2 रूपों में विभाजित हो जाता है। पहला तो होता है भौतिक भूगोल। पहले कौन सा होता है? भौतिक भूगोल। ठीक है, ये किसका अध्ययन करता है ये हम देखेंगे अभी। दूसरा होता है मानव भूगोल। भूगोल के 2 पार्ट कर रहे हैं हम जो वहाँ पे दिए गए हैं और वहाँ पे सीधा ही ये बता रहा है ये चैप्टर आपका कि भौतिक भूगोल की शाखाएं बना रहा है, जबकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल जो होता है पृथ्वी की बनावट की बात करता है, पृथ्वी किस प्रकार बनी हुई है इसकी बात करता है, पृथ्वी की संरचना की बात करता है। यानी कि भौतिक भूगोल जो होता है वो क्या करता है? भौतिक भूगोल पूरी पृथ्वी की बनावट को समझाता है, पूरी पृथ्वी की रूपरेखा को समझाता है। पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर, इन सब क्षेत्र हमें जो कुछ भी पृथ्वी पर दिखाई देता है, ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये सब अध्ययन किस में होता है? भौतिक भूगोल में। तो इसकी शाखाएं तो ये हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल जो है उसकी शाखाएं कौन कौन सी। अब भौतिक भूगोल में पहाड़ों का अध्ययन होगा तो कौन सी शाखा होगी? भौतिक भूगोल में झीलों का अध्ययन होगा तो कौन सी शाखा होगी? भौतिक भूगोल में नदियों का अध्ययन होगा तो कौन सी शाखा होगी? तो इसकी भौतिक भूगोल की आगे शाखा बन जाएगी। तो आपकी 11th क्लास में जो चलती है वो कौन सी है? भौतिक भूगोल। एक पूरी किताब का नाम क्या है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। एक पार्ट इसका बनता है मानव भूगोल। एक पार्ट इसका क्या बनता है? मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या करती है? मानव जो है वो व्यवसाय क्या करता है, यानी मानव क्या कार्य करता है पृथ्वी के ऊपर, उसके व्यवसाय का अध्ययन करती है। मानव कहाँ रहता है, प्रवास, अधिवास आदि चीजों का अध्ययन करती है।
मानव का खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, उद्योग वगैरह, कृषि वगैरह, आखेट वगैरह, शिकार वगैरह, ये सब अध्ययन कौन करती हैं? कृषि ले लो, यहाँ पे आखेट ले लो, लकड़ी काटना ले लो, ये सब अध्ययन किस में आता है? मानव भूगोल में। तो भूगोल के दो पार्ट किए हमने, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखो यहाँ पे भौतिक भूगोल की सिर्फ शाखा बताया गई है, लेकिन बेसिक चीज हमें यहाँ से जाननी है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करती है और पृथ्वी पर मानव क्या क्या काम करता है उसका अध्ययन मानव भूगोल करता है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से इस बात को सीधा सीधा स्थायी मेमोरी में फिट कर लेना है और समझना है कि भौतिक भूगोल सिर्फ बनावट और संरचना की ही बात करती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी पहले से, पृथ्वी जब बनी उस समय जो कुछ आ गया उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। मानव बाद में आया, तो मानव ने जो जो काम शुरू किए उसको हम किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में। ठीक है, एक तीसरा भूगोल आजकल चलन में आ रहा है, उसको हम कहते हैं आधुनिक भूगोल। उसके जो जनक है वो है हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। अब आप कहेंगे फिर जीव भूगोल क्या है? जीव भूगोल एक वर्तमान भूगोल है जो जीवों का अध्ययन करता है। ये मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। शाखाओं की फिर शाखाएं बन रही। प्रादेशिक भूगोल क्या है? ये क्षेत्रों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करेगा? क्षेत्रों का। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? भौतिक भूगोल की शाखाएं हम देखने वाले हैं। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं आप समझ चुके हैं। फिर मानव भूगोल की हम शाखाएं देखेंगे, फिर जीव भूगोल की शाखाएं देखेंगे और फिर प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल की शाखाएं हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पूरी भूगोल की जो बात है वो हम मोटे मोटे तौर पे कर रहे हैं। भूगोल एक अंतर शिक्षण विषय है। कैसे? भूगोल जो है ना वो अपना अध्ययन जो है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को साथ लेकर करता है, यानी ये प्रेम भाव वाला विषय है। आपको ऐसे याद रखना है, भूगोल अकेला अपना अध्ययन कभी पूरा ही नहीं कर सकता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक पहाड़ का अध्ययन कर रहे हो तो पहाड़ को किस में पढ़ते हैं हम? प्राकृतिक संसाधनों में या प्राकृतिक वस्तुओं में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान से हमने पढ़ लिया और फिर उसका अध्ययन किया, फिर बनेगा भौतिक भूगोल और फिर बनेगा भूगोल। समझ रहे हो? यानी कि भूगोल जो अपना अध्ययन है वो किससे शुरू करता है? किसी दूसरे सब्जेक्ट से। जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया, तुलसी का पौधा है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? वनस्पति में। तुलसी एक वनस्पति है, तुलसी का पौधा। तो वनस्पति विज्ञान से हमने तुलसी का पौधा लिया, यानी तुलसी का जो पौधा है वनस्पति विज्ञान में आता है, लेकिन वनस्पति से कुछ चीजें सीख के उसका अध्ययन हम किस में कर देते हैं? भूगोल में कर देते हैं। तो भूगोल अंतर शिक्षण का मतलब है भूगोल हर विषय से कुछ ना कुछ लेकर कार्य करता है। भूगोल अध्ययन उपागम आधारित है। भूगोल का अध्ययन, उपागम का मतलब होता है साधन। उपागम का मतलब क्या है यहाँ पे? साधन। साधन का मतलब, उपागम एक साधन को कहा गया है। कैसे? भूगोल अपना जो अध्ययन है वो साधन आधारित है। कैसे? अब जैसे मान लो आपको भूकंप का अध्ययन करना है, तो भूकंप मापने का जो रिएक्टर होता है जिसे हम सीस्मोग्राफ भी कहते हैं, उससे आप भूकंप को नाप सकते हैं। इसके बगैर भूकंप को आप नाप ही नहीं सकते। तो भूगोल का अध्ययन करने के लिए साधन चाहिए। जैसे हम बारिश का अध्ययन कर रहे हैं, वर्षा का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको जो रेनगॉग होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप पता लगाओगे कि बारिश कितनी हुई है। जैसे आप समुद्र की गहराई का पता लगा रहे हो तो आपके पास फेदोमीटर होना चाहिए, उससे आप पता लगा पाते हो कि वास्तव में अंदर से समुद्र जो है वो कितना गहरा है। तो भूगोल के साधन हमारे पास होने चाहिए, तभी हम भूगोल का अध्ययन कर पाते हैं। यानी आपको सीधा सीधा ये समझना है, भूगोल अंतर शिक्षण विषय है। इसका मतलब ये है कि भूगोल दूसरे सब्जेक्टों से कनेक्ट रहता है, तभी अपना अध्ययन पूरा कर पाता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, भूगोल अपने साधनों से ही अपना अध्ययन पूरा करता है, क्योंकि उसके पास साधन होते हैं जिससे वो अध्ययन पूरा करना चाहता है। मिट्टी का अध्ययन हमें करना है तो हमारे पास खोदने के लिए कुदाली वगैरह होना चाहिए, तभी हम मिट्टी को खोद के अध्ययन कर पाएंगे। बहुत छोटी बात है। भूगोल के दो मुख्य उपागम यानी दो मुख्य साधन है। ये अध्ययन क्षेत्र है इसका। वैसे उपागम साधन कैसे साधन? अध्ययन के साधन है। अब इनको समझना बहुत जरूरी है। एक तो अध्ययन होता है विषय वस्तु अध्ययन और दूसरा होता है प्रादेशिक अध्ययन। विषय वस्तु अध्ययन का मतलब यह है, देखिए एक बार इसको, विषय वस्तु और प्रादेशिक। विषय वस्तु अध्ययन का मतलब यह है, भूगोल पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। वो तो कौन सा अध्ययन कहलाएगा? विषय वस्तुगत या विषय वस्तु परक अध्ययन कहलाता है। यानी पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ, जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है सब अध्ययन करेगा। और इसके पक्षधर कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पूरा नाम है इनका। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट वॉन इनका पूरा नाम है। हम्बोल्ट ये आधुनिक भूगोल के जनक कहलाते हैं। जैसे इनके भी जनक हैं, हमने देखा पीछे, ये हमारा जो था भौतिक भूगोल, इसके जनक पोलेडोनियन है। इस मानव भूगोल के जनक फेडिक रेडजेल है। और वैसे ही
जब हम ये पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये किसके हैं? आधुनिक भूगोल के जनक हैं। लेकिन आपको ज़्यादा याद नहीं हो रहा हो तो आप इतना याद रखें, भूगोल जो है क्या, भूगोल जो है वो 3 रूपों में बटा हुआ है। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, और एक वर्तमान समय में, आज के समय में यानी आधुनिक समय में चल रहा है उसको हम कहते हैं आधुनिक भूगोल। और आज के समय में जो भूगोल को चला रहे हैं वह है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। समझ गए आप? ये कहते हैं कि पूरे विश्व का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन इनकी बात को, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे हम्बोल्ट, इनकी बात को खारिज कर देता है। कौन? जर्मन के, ये भी जर्मन का है, जर्मनी का है, और इनकी बात को खारिज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर कहता है नहीं, आप सेम प्रदेशों का अध्ययन कर लीजिए, भूगोल का अध्ययन हो जाएगा। सेम प्रदेशों का अध्ययन कैसे, एक समान दिखने वाले प्रदेशों का अध्ययन कैसे किया जाता है? प्रादेशिक। कार्ल रिटर का अध्ययन क्या कहता है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक गर्म क्षेत्र लेते हैं हम, और गर्म क्षेत्र में हमने एक उदाहरण लिया जैसलमेर का, ठीक है, ये जैसलमेर गर्म है, ठीक है। अब जैसलमेर के आसपास यहाँ पे जोधपुर है, यहाँ पे नागौर है, यहाँ पे पाली है, यहाँ पे सिरोही है। तो ये आसपास के जो क्षेत्र होंगे ये भी क्या होंगे? गर्म होंगे। तो आप इनमें से सारे जो शहर है उन सारे शहरों का आपको अध्ययन नहीं करना है, आपको सिर्फ इनमें से एक का अध्ययन कर लेना है, और आप ये साबित कर देते हैं कि ये पूरा एरिया क्या है? गर्म है। तो ये कैसा अध्ययन है? प्रादेशिक अध्ययन है। एक उदाहरण और लेते हैं, ये तो हमने गर्म का लिया, एक स्थान हम ठंडा लेते हैं, और हमने ये देखा कि जम्मू जो है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, वो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है। तो पंजाब में भी कुछ कुछ क्या होगी? ठंड होगी। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ कुछ क्या होगी? ठंड होगी। तो इनमें से बीच का अध्ययन आप कर लीजिए, ये कहलाता है प्रादेशिक अध्ययन। अच्छी बात है भाई, एक तो पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करो, पूरे भारत का, पूरे विश्व का अध्ययन करो, एक सिमिलर यानी सेम या फिर मिलती जुलती चीजें जहां दिखती है उसका अध्ययन कर लो। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट तो कहता है कि विषय वस्तु यानी पूरे विश्व का अध्ययन करो तब भूगोल क्रमबद्ध कहलाएगा, और प्रादेशिक कार्ल रिटर ये कहता है कि भूगोल जो है वो किसी भूगोल में जो है किसी एक स्थान का आप अध्ययन कर लीजिए, अध्ययन भूगोल का कंप्लीट है। तो आपको इनमें फर्क पता हो जाना चाहिए। अब विषय वस्तु अध्ययन तो वो है जिसमें हम क्या करें? भूगोल अध्ययन पूरे विश्व का एक साथ करता है। प्रादेशिक वो है किसी एक क्षेत्र जिसमें सेम चीजें दिखाई देती है, सिमिलर चीजें दिखाई देती है, उसमें से एक स्थान का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, यूपी और बिहार है, तो कुछ अधिकतर सेम दिखाई देते हैं, हमें सिमिलर दिखाई देते हैं। तो यूपी और बिहार की बॉर्डर पे जो जिला है, या यूपी और राजस्थान की बॉर्डर पर जैसे भरतपुर है, तो भरतपुर का हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ भरतपुर और राजस्थान का कल्चर मिलता जुलता हमें दिखाई देता है। तो आसपास के, पूरा स्टेट का नहीं होगा, आसपास के 7-8 जिलों का अध्ययन हो जाता है जब क्या है? प्रादेशिक। और पूरे ही बड़े क्षेत्र पे हम करते हैं जब क्या है? विषय वस्तुगत। ये कौन कर रहा है? अलेक्जेंडर। और ये कौन कर रहा है? कार्ल रिटर। ये द्वैतवाद को या द्वैतवाद को महत्व देते हैं। द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद ये कहता है कि भौतिक भूगोल के बगैर मानव भूगोल कुछ नहीं है, यानी भूगोल दूसरे विषय को साथ लेकर ही अपना अध्ययन पूरा करता है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक है। द्वैतवाद क्या कहता है? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक है, जबकि अलग है। मैं खुद कह रहा हूं अलग है। जबकि द्वैतवाद की जो धारणा रखने वाले जो विचारक है वो क्या कहते हैं? ये दोनों एक है। कौन से? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। फिर क्या कहते हैं? पहला कौन सा है? वस्तुपरक अध्ययन, और दूसरा प्रादेशिक अध्ययन। ये दोनों भी एक है, यानी कि भूगोल में कोई डिवाइडेशन नहीं है, भूगोल एक है। ऐसी धारणा रखने वाले कौन है? ये द्वैतवाद वाले लोग। तो मोटा मोटा हमने पढ़ा विषय वस्तु अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन। अब देखिए नोट करके, विषय वस्तुगत अध्ययन विश्व स्तरीय होता है, ये यहाँ समझ में आ रहा है आपको। विषय वस्तुगत में देखो वह विश्व स्तरीय, आपको ऐसे याद रख लेना है। प्रादेशिक उपागम पद अनुक्रमिक में विभक्त अध्ययन है, यानी पद अनुक्रम यानी छोटे छोटे पदों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को क्रम में जोड़कर उनका एक साथ अध्ययन कर देना पदानुक्रमिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं मैं, विषय वस्तुगत अध्ययन जो होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है, और प्रादेशिक जो अध्ययन होता है एकदम सिमिलर दिखने वाले स्थानों को जोड़कर अध्ययन किया जाता है। इतना याद रखना है। विषय वस्तुगत को समर्थन देने वाला अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, जबकि प्रादेशिक को समर्थन देने वाला कार्ल रिटर है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल की शाखाओं में हम देख रहे हैं, ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं सारी। पहले कौन सी आएगी? भू आकृति विज्ञान।
फिर कौन सी आएगी, जलवायु विज्ञान। फिर कौन सी आएगी, जल विज्ञान। जल और जलवायु में फर्क है। फिर कौन सी है, मृदा भूगोल। फिर एक और है, उसको हम और देखेंगे। भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। भू आकृति विज्ञान सिर्फ भूमि का अध्ययन करेगी, जलवायु विज्ञान सिर्फ जलवायु का अध्ययन करेगी, इसको जलवायु भूगोल भी कह सकते हैं। जल विज्ञान या जल भूगोल सिर्फ जल का ही अध्ययन करेगी। मृदा भूगोल सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेगी, मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन करेगी। समझते हैं कैसे। अब मैंने शुरू में आपको कहा भौतिक भूगोल जो है बनावट और संरचना का अध्ययन करती है। यहाँ पे आप देखिए ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है प्रकृति के साथ ही बन गई थी, इसलिए इनका अध्ययन किस में होता है, भौतिक भूगोल में। और भौतिक भूगोल जो है उसकी शाखाएं हैं। फिर से समझो, भौतिक भूगोल क्या कहता है, भौतिक भूगोल कहता है मैं सिर्फ पृथ्वी पर जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है जो प्रकृति के साथ ही पैदा हुआ था उसकी बात करता हूं, यानी पृथ्वी की फिजिकल पार्ट की बात करूंगा, पहाड़, पर्वत, नदियां, झीलें, और इसमें शाखाओं में सब कुछ यही दिखाई देता है। तो इसमें भूमि की आकृति यानी मिट्टी का विकास कैसे हुआ और उसके विकास की प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मिट्टियां कई प्रकार की होती है। एक मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, तो ये कैसे बनी, जलोढ़ मिट्टी। एक होती है दोमट मिट्टी, तो ये कैसे बनी। एक होती है काली मिट्टी, तो ये कैसे बनी। एक होती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। एक होती है चिकनी मिट्टी, एक होती है मरु मिट्टी। क्या है, ये मिट्टियों के प्रकार है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जलोढ़ और दोमट तो वहां होती है जहां पानी ज्यादा बहता हो, यानी बहाव क्षेत्रों, जैसे पंजाब, वहां जलोढ़ और दोमट मिट्टी होगी। अब पंजाब आते आप समझ गए कि पंजाब में नदियां वगैरह ज्यादा है, तो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी है वहां पे। अब क्या है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी जहां होती है वह गेहूं वगैरह ज्यादा पैदा होते हैं, तो इधर इस क्षेत्र में गेहूं वगैरह ज्यादा होते हैं। तो मिट्टियों के ये प्रकार, आपको मिट्टियां याद नहीं करना है, आपको यह देखना है कि भू आकृति विज्ञान में भूमि की आकृति के साथ किसका अध्ययन होता है, मिट्टियों का। और इससे मिलती जुलती सेम इसकी जो शाखा है वो ये है, मृदा। इसमें मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ, इन मिट्टियों के प्रकार क्या है, ये सेम। और इनका वितरण कैसे है, तो ये पंजाब में है, ये कहीं और है। और इनको उपभोग यानी इनको काम में कैसे लिया जाता है, किस फसल के लिए किस मिट्टी को काम में लिया जाता है, तो इन दोनों को साथ पढ़ना है। अब भू आकृतियां कैसे बनी इसमें यह भी हम देखते हैं। जैसे एक पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ है। एक पर्वत बना हुआ है, ये पर्वत है, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर दो यहां से। और ये पठार है। ये मैंने ऐसे क्यों बनाए, पर्वत होता है वो बहुत बड़ा होता है, पहाड़ उससे थोड़ा छोटा होता है, पठार बिल्कुल छोटा होता है, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग। तो ये कैसे बना, एक इनका विकास कैसे हुआ और इनके विकास की प्रक्रिया क्या है, यानी हिमालय पर्वत कैसे बना, अरावली पर्वतमाला कैसे बनी, इनका अध्ययन भूमि की आकृति में आता है, तो इसका अध्ययन करते हैं। और फिर भूमि की आकृति जैसे आती है तो मिट्टियां आ जाती है, तो मिट्टियों को हम सीधा मृदा भूगोल में ले आते हैं। हालांकि भू आकृति और मृदा भूगोल दोनों एक हो सकती है, लेकिन इस सिस्टम से हमें पढ़ना होता है कि भू आकृति विज्ञान जो है विकास प्रक्रिया का अध्ययन करती है, जो जमीन पर क्या बनी हुई है, आकृतियां बनी हुई है, और मिट्टियों का अध्ययन हम इसमें कर लेते हैं। लेकिन मृदा भूगोल हमारे साथ यहाँ पर आ रखी है, तो मिट्टी का निर्माण, प्रकार, वितरण और उपभोग हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपके समझ में आ गई। अब है जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान, ये कतई ही एक नहीं है, सेम दिखने से नहीं है। जैसे मिट्टी सेम दिखी और भूमि मिट्टी का ही एक पार्ट है, तो इस प्रकार से हम सेम कर लेते हैं। जलवायु में हम क्लाइमेट को देखते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इन सबको हम देखा करते हैं। इसके अलावा वायुमंडल की जो गैसें हैं, वायुमंडल मैंने आपको बताया, वायुमंडल की 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, क्षमता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, और मध्य मंडल जो होता है ओजोन मंडल की एक परत उसमें होती है। तो ये वायुमंडल जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, और क्षोभ मंडल वगैरह इसकी परतें होती है। इसकी संरचना पूरी हम किस में पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान में, और हमें पढ़ना पड़ेगा अगले चैप्टर में। तो जलवायु विज्ञान क्या है, वायुमंडल संरचना की बात करती है, मौसम की बात करती है, सर्दी, गर्मी, बरसात जो है मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वायुमंडल को पढ़कर हम उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल के ही तत्व है सारे। जलवायु के प्रकार, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण का मतलब गर्म, कटिबंध का मतलब क्षेत्र, जलवायु का मतलब मौसम ही एक प्रकार से जो चेंज होता रहता है।
मौसम तो हर रोज चेंज होता है और लंबे समय से अंतराल में चेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। यानी वेदर हमारा मौसम है वो तो चेंज होता रहता है। अभी जैसे कैसा मौसम है, थोड़ी देर में दूसरा मौसम हो जाता है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, दिन में कई मौसम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जलवायु क्या होती है, वो लंबे अंतराल के बाद चेंज होती है। जैसे 6 महीने बाद सर्दी आई, फिर 6 महीने बाद गर्मी आई, और वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग होती है। जैसे नार्वे है, नार्वे का ट्रोंडहाइम शहर, वहां कभी कभी 76 दिन तक 76 डेज तक सूर्य ही नहीं निकलता, तो वहां की जलवायु उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग होती है। तो इन तत्वों का अध्ययन किस में किया जाता है, जलवायु विज्ञान में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। भू आकृति में हम आकृतियां देखते हैं, मृदा भूगोल में मिट्टी के प्रकार वगैरह हम देखते हैं, दोनों को एक माना जाता है, ठीक है। जलवायु विज्ञान में हम वायुमंडल की बात करते हैं, हम संरचना की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, उनके तत्वों की बात करते हैं। जल विज्ञान में जल 2 प्रकार का होता है, एक तो भूमि के अंदर होता है तो भूमिगत, एक धरती के ऊपर होता है तो धरातलीय। जल 2 प्रकार के होते हैं, भूमिगत और धरातलीय। अब वर्षा से जो आता है जमीन पे तो 2 प्रकार के, या तो धरातल पे या जमीन के अंदर, वो वर्षा से आता है, उसका अध्ययन अलग होता है। तो धरातल जल परिमंडल, धरातल के जल के कितने रूप पाए जाते हैं, समुद्र जो होते हैं वो किस प्रकार बने, उनका पानी पीने योग्य है या नहीं, ये अध्ययन भी किस में होता है, जल विज्ञान या जल भूगोल में। झीलों का अध्ययन, कौन सी झील कृत्रिम है, कौन सी प्राकृतिक है। कृत्रिम झीलें वो होती है जो हमने बनाई है, मानव ने बनाई है, तो उसका अध्ययन मानव भूगोल में होगा। प्राकृतिक झीलें वो होती है जो पहले से ही बन गई, उनका अध्ययन किसमें होगा, भौतिक भूगोल में, ठीक है। जलाशय, कुआं हमने खोदा है, किस में अध्ययन होगा, भौतिक भूगोल में। जलाशय मतलब जिसके अंदर जल भर सके, जल को आश्रय जिसके अंदर मिल सके। जीवों के कार्य, ये सब इसके अंदर जल विज्ञान में आ जाते हैं। तो मृदा भूगोल हमने पढ़ ही लिया। तो ये तो हुए 4, और इसकी लास्ट भौतिक भूगोल की ब्रांचेज यानी शाखाएं पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल की शाखाएं हम देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल की जो शाखाएं थी उसमें एक शाखा ये होती है कि पर्यावरण जो होता है उसका इन्वायरमेंट की दृष्टि से पर्यावरण भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। और ये इसलिए इसमें नहीं डाला मैंने क्योंकि ये 12th के 11th के अंदर आता नहीं है, 12th में आता है। तो 12th में आप इतना याद रखना, उसमें क्या जोड़ना आपको, पर्यावरण भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल की शाखाएं, क्रमबद्ध उपागम। मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उनका किस प्रकार से क्रम चलता है उसकी हम बात करते हैं। पहले हमने किसकी की, भौतिक भूगोल की बात। भौतिक भूगोल की शाखाएं क्या है, भौतिक भूगोल सिर्फ भौतिक चीजों की, आपको ये तो स्थायी मेमोरी में रखना है कि भौतिक भूगोल क्या करता है, सिर्फ भौतिक चीजों की बात करता है। अब आपको मानव भूगोल की शाखाएं हम देखेंगे ना, उसमें आपको चारों तरफ कौन दिखेगा, मानव ही मानव दिखेगा चारों तरफ, और कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें पहाड़ पर्वत ऐसी चीजें नहीं आएगी, ठीक है। कैसे, देखो इसमें मानव समाज में रहता है पहली शाखा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम घूमर उमर करता रहता है, डांस वांस करता रहता है, और अपने स्थान में गति करता रहता है गत्यात्मक तरीके से। इसके अंदर हम ये देखेंगे, एक एक को समझेंगे, एक बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा हूं मैं। इसमें हम जनसंख्या को देखेंगे, और इसके बाद इसमें आर्थिक भूगोल को हम देखेंगे, पैसे वैसे के लेन देन जो होता है, फिर ऐतिहासिक भूगोल को हम देखेंगे। देखिए कैसे, मानव भूगोल की शाखाएं, क्या देखने वाले हम, मानव भूगोल की शाखाएं। मानव समाज में रहता है और सांस्कृतिक कार्य करता रहता है, तो उसको हम भूगोल में पढ़ते हैं, और वो गत्यात्मक होते हैं, यानी सांस्कृतिक परिदृश्य चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिदृश्य चेंज होता रहता है। व्यक्ति जिस माहौल में जाता है, समाज, वहाँ का जो समाज है उसके गुण उसमें धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं। तो सामाजिक परिदृश्यों का गत्यात्मक तरीके से हम अध्ययन किसमें करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में। जनसंख्या और रहन सहन, आदिवास, जहाँ मानव रहता है, जनसंख्या का मतलब लोगों की संख्या, अधिवास का मतलब जहाँ मानव निवास करता है, जहाँ जन यानी लोगों की संख्या जहाँ निवास करती है, उस भूगोल को हम कहते हैं जनसंख्या और अधिवास भूगोल। गांव नगर में जनसंख्या वृद्धि, अब इसके अंदर क्या पढ़ना होता है जनसंख्या भूगोल में, जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ना होता है। यानी जनसंख्या की वृद्धि जो है हम हर 10 साल में निकालते हैं, हर 10 वर्ष में हमारी जनगणना होती है। तो मैंने बताया आपको 1872 के आसपास हमारी पहली हुई जनगणना, फिर 1881 से हम लगातार 10 साल में जनगणना कर रहे हैं। तो जनसंख्या की जो वृद्धि है किसी स्थान पर कितनी हुई, जैसे कि मध्य प्रदेश की पहली जनसंख्या पहले कितनी थी 10 साल पहले, या फिर संपूर्ण भारत की 10 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, अब जनसंख्या कितनी है, सारे आंकड़े हम कलेक्शन जो करते हैं वो जनसंख्या अधिवास भूगोल में करते हैं। देखो मानव दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ सब जगह मानव दिखाई देगा। घनत्व, डायनेस्टी बोलते हैं इसको,
घनत्व ये होता है कि किसी शहर के अंदर तो ज़्यादा लोग रहते हैं और किसी में कम रहते हैं। जैसे राजस्थान का जैसलमेर है, वहाँ 1 किलोमीटर तक आप चलोगे तो 17 ही लोग दिखेंगे। जैसे आप राजस्थान का जयपुर देखोगे या अंडमान निकोबार जैसा केंद्र शासित प्रदेश जैसी चीज़ें देखोगे तो वहाँ आपको कम लोग देखने को मिलते हैं, वहाँ भी 17 लोग ही 1 किलोमीटर में अंडमान निकोबार में। जैसे आप जयपुर जैसा शहर देखोगे, बॉम्बे जैसी सिटी देखोगे तो वहाँ जैसे जयपुर है 585 लोग 1 किलोमीटर में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घनत्व ये कहता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसका अनुपात निकाला जाता है, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसको पूरा हम पढ़ने वाले। वितरण का मतलब जनसंख्या का फैलाव कैसे है। जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ अच्छा पार्क बना हुआ है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फैलाव है जनसंख्या का। और जहाँ जनसंख्या कम कहाँ है, जहाँ अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है या रोजगार नहीं मिलता है, चिकित्सा नहीं मिलती है, वितरण कम है। लिंगानुपात, गड़बड़ है मामला यहाँ पे। लिंगानुपात कैसे? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 जो पुरुष है उन पर स्त्रियाँ कितनी है, वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात। परवास, ये परवास है, ठीक है। परवास का मतलब व्यक्ति आवास कैसे करता है, और मैंने कल के लेक्चर में बताया आपको उत्प्रवास और आप्रवास 2 चीजें होती है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष 2 चीजें होती है, तो उसमें मैंने इसको समझा रखा है। व्यवसायिक संरचना, व्यक्ति काम क्या करता है, वो किस प्रकार का काम करता है और उसे उस काम से क्या उसका व्यवसाय जो है उससे क्या उसको मिलता है, जीविकोपार्जन के साधन वगैरह। अधिवास फिर आ गया, परवास और अधिवास मिलती जुलती चीजें। वितरण आदि विशेषताओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में। फिर आता है आर्थिक भूगोल, पैसे का लेन देन है इसमें। मानव कृषि करेगा। अब कोई कहेगा कृषि तो जमीन पे होती है और जमीन भौतिक भूगोल है। हाँ, जमीन भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल को ही साथ लेकर हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो कृषि किस में आ रहा है? मानव कर रहा है कृषि। पहाड़ मानव ने थोड़ी बनाया, पहाड़ बनाया था प्रकृति के साथ, तो भौतिक, क्योंकि भौतिक भूगोल प्रकृति पर आधारित है, मानव भूगोल मानव पर आधारित है, ठीक है। तो ये कृषि का अध्ययन करती है। उद्योग, कौन सा उद्योग कहाँ है, जैसे पटना का हम उद्योग पढ़ते हैं कोई, चाहे हम किसी भी उद्योग का, जैसे सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं राजस्थान माइंड में आ जाता है, कांच उद्योग की बात करते हैं कई उद्योग माइंड में आ जाती है। तो ये उद्योगों की चर्चा इसके अंदर होती है। पर्यटन, कहाँ घूमने वाली अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ घूमने वाली अच्छी चीज़ें नहीं, आप सब जानते हैं, तो वो पर्यटन का अध्ययन भी किस में आएगा? इसमें। कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है अपना, वो भी इसमें आएगा। परिवहन, कहीं आने जाने के जो साधन होते हैं, रेल बस, ये सब इसमें आएंगे। सेवाओं का अध्ययन किस में होता है? मानव भूगोल में। अब आप देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, भौतिक भूगोल में सिर्फ भौतिक चीजें हमें दिख रही थी, पहाड़ पर्वत नदियां ये सब हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ मानव ही मानव दिखाई दे रहा है, आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मानव जो करता है उसका अध्ययन किस में होता है? मानव भूगोल में। आपको समझ में आ जाना चाहिए दोनों में अंतर। मानव भूगोल मानव का अध्ययन करती है, लेकिन भौतिक भूगोल को साथ लेकर करती है। भौतिक भूगोल जो है वो फिजिकल पार्ट का अध्ययन करती है, इसलिए उसमें फिजिकल चीजें थी। मानव भूगोल सिर्फ मानव का अध्ययन करती है, इसलिए इसे मानव जो करता है वो चीजें इसके अंदर हमें दिखाई देती हैं। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल क्या करती है? ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर जोर देती है। इतिहास की जो घटनाएं हैं, देख लो एक बार नहीं देखा तो, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर जोर देती है। यहां तक समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो फिर बताते हैं आपको ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर जोर कैसे देती है? मानव भूगोल जो घटनाएं घट चुकी है, आदि मानव कैसे रहता था, वो मानव कैसे रहता था, वो मानव कैसा रहता था, आज का मानव कैसा है। अब आप कहेंगे ये तो इतिहास हुआ, पुराना पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए तो मानव का आ रहे हैं, तो किस में आया? मानव भूगोल में। आगे देखते हैं। राजनीतिक भूगोल, किसकी बात होगी? पॉलिटिक्स की बात होगी। परिसीमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो बहुत से लोगों को नहीं आता। परिसीमन क्या है? जब एक जिला जहाँ से एक सांसद यानी एमपी चुना जाता है, जहाँ से एक बड़ा जिला है और उसका बजट आता है, तो उस जिले की जनसंख्या इतनी है, जैसे कि बिहार का पटना ले लिया, राजस्थान का जयपुर ले लिया, किसी को भी हम ले लिया, तो उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का जो सांसद होता है ना, और वो जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कुछ तहसीलें या कुछ गाँव को साइड में करके और कागजों के अंदर, वैसे तो वो उस जिले के ही पार्ट रहेंगे, लेकिन कागजों के अंदर उसको दूसरे जिले में डाल देते हैं, और जो बजट आता है वो दूसरे जिले का वहाँ पूरा हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि एक जिले के अंदर, हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक जिले में 50 गाँव है, वहाँ भी 1 करोड़ रुपये आ रहे हैं विकास के लिए, और एक जिले के अंदर 35 गाँव है, वहाँ भी 1 करोड़ रुपये आ रहे हैं। तो बजट जब पेश किया जाता है, जब जिले के लिए बजट दिया जाता है, सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है,
तो 35 वाले को भी वही मिल रहा है और 50 जिले वाले राज्य को भी वही मिल रहा है, दोनों राज्यों को सेम मिल रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 जिले 50 वाले से कागजों में कहाँ डाल देंगे, जहाँ 35 जिले हैं, तो उधर 45 हो गए और इधर कितने हो गए, 10 हो गए। तो बराबर करने के लिए आप कैसे ही कर सकते हैं, इसको परिसीमन कहते हैं। इसका अध्ययन भी किस में आता है, राजनीतिक भूगोल में, क्योंकि और चुनाव और सीमाएं, चुनाव का अध्ययन भी किस में आता है, राजनीतिक भूगोल में। पड़ोसी देश हमारे कैसे हैं, उनकी सीमा कहाँ से लगती है, म्यांमार से हमारी कौन सी सीमा लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेड क्लिप लगती है, भारत और चीन के बीच में कौन सी मैकमोहन लगती है, जल डमरू मध्य कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, राजनीतिक भूगोल में। ठीक है, क्योंकि राजनीति की बातें हम हमारे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो गया, राजनीतिक भूगोल। मानव है यहाँ भी, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को हमने देखा। अब जो भूगोल की कुछ ब्रांचेज है, छोटी छोटी ब्रांचेज है, वैसे तो आधुनिक भूगोल शुरू हो जाता है यहाँ से, लेकिन जीव भूगोल को अलग से बताया और प्रदेशों का अध्ययन जो है उसको अलग से बताया। जीव भूगोल जो है क्या करता है, जीव भूगोल जो है पशु वगैरह कैसे रहेंगे, मानव भूगोल में हम मानव का अध्ययन कर रहे थे, भौतिक भूगोल में फिजिकल पार्टों का अध्ययन कर रहे थे। अब बेचारे जीव तो रह गए, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, भैंस गाय बकरी ये सब रह गए, तो इन पशु ये निवास कहाँ करते हैं और इनका भौगोलिक स्वरूप क्या है निवास करने का, ये सब अध्ययन है वो किस में करते हैं, जीव भूगोल में। किस में करते हैं, जीव भूगोल में। अब जीव भूगोल का अध्ययन क्या, तो वनस्पति बोल उठी कि मेरा भी तो मानव काम लेता है, मेरा भी तो मानव मुझे भी तो काम में लेता है, तो मेरा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में भी कुछ कुछ जानकारियां जो होती है वो हम किस में डाल देते हैं, वनस्पति भूगोल में। किस में डाल देते हैं, वनस्पति भूगोल। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे भौतिक भूगोल जो है उसके अंदर जितनी भी भौतिक चीजें हैं जो पृथ्वी के साथ बन गई उनका अध्ययन भौतिक भूगोल में होता है, और मानव भूगोल में अध्ययन सिर्फ मानव का होता है। तो ये वनस्पति तो किस में आती है भाई, जड़ी बूटियां झाड़ियां वाड़ियां पेड़ पौधे तो पृथ्वी के साथ ही आ गए, तो फिर ये कैसे, यहाँ कैसे आया। ये वनस्पति जो है अपने आप में एक विज्ञान है, और वनस्पति विज्ञान को साथ लेकर ही मानव अपना अध्ययन पूरा करता है। और हम मानव भूगोल नहीं देख रहे हैं, अब जीव भूगोल की शाखाएं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, जीव भूगोल। तो वनस्पति का अध्ययन, वनस्पति प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक वनस्पति जो विज्ञान है उससे वनस्पति भूगोल बनता है। पक्षियों और इनके निवास से जीव भूगोल बनता है। और जो प्रजातियां होती है, पक्षी कहाँ रहेंगे, कैसे उड़ेंगे, पक्षियों के, ये तो पक्षियों का अध्ययन करती है, कौन सी, ये वाली, और ये पक्षियों का अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम नाम देखते ही कौन आ जाएगा, पक्षी आ जाएंगे। कौन आ जाएगा भाई, पक्षी। तो बताओ पक्षियों का अध्ययन कौन करता है, पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन कौन करता है, जीव भूगोल। और वनों का अध्ययन कौन करता है, वनस्पति भूगोल। ठीक है, लेकिन क्या वनों का अध्ययन मानव भूगोल कर सकता है, कर सकता है। कैसे कर सकता है, वनस्पति भूगोल को साथ लेकर या वनस्पति विज्ञान को साथ लेकर। देखो तीनों में कंपैरिजन, इसको पढ़ते हैं पहले। पर्यावरण भूगोल, भूमि जो है बहाव के कारण बह जाती है, उसको भूमि हार्स कहते हैं। भूमि का जो प्रदूषण होता है, गंदगी जो वगैरह होती है, उसका अध्ययन। और उनका संरक्षण यानी भूमि को सही कैसे रखा जाए, जमीन को सही कैसे रखा जाए, वो इसका अध्ययन जो है पर्यावरण भूगोल में होता है। ये पर्यावरण भूगोल। अब देखिए, मुझे मान लो कि एक वट वृक्ष का अध्ययन करना है, या फिर एक जंगल ले लेते हैं। मैंने एक रणथंभौर जो है अभ्यारण्य लिया, रणथंभौर, ये रणथंभौर अभ्यारण्य का मुझे अध्ययन करना है। तो सीधा सीधा रणथंभौर का जो अध्ययन है वो किस में आएगा, मानव भूगोल में। किस में आएगा भाई, मानव ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में। ठीक है, रणथंभौर का जो अध्ययन है किस में आएगा, मानव भूगोल में। रणथंभौर के अंदर है क्या, वन है, जीव है, वन भी है, जीव भी है, यानी पशु भी है इसके अंदर, और पक्षी भी है। ठीक है, और यहाँ का पर्यावरण भी अच्छा है। अब आप बताइए ये अध्ययन कैसे पूरा होगा। अब इसको मैं भौतिक भूगोल में पढ़ूं या मानव भूगोल में पढ़ूं। रणथंभौर एक प्राकृतिक स्थल है, एक प्राकृतिक प्रकृति के साथ ही बना हुआ स्थान है। तो किस में चला गया, सबसे पहले तो ये पूरा भूगोल है। रणथंभौर किस में आ गया, भौतिक भूगोल में। अब यहाँ मानव जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, इसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर पक्षी रहते हैं और पक्षी भी रहते हैं, तो कौन से भूगोल को साथ ले रहे हैं हम। इसके अंदर अगर पशु है, हाथी है, हिरण है, चिंकारा वगैरह जितने भी पक्षी इसके अंदर है, इनका अध्ययन भी हम कर रहे हैं, तो वो जीव भूगोल में।
आ जाता है। और जीव भूगोल को साथ लेकर हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अगर उसके अंदर पक्षी है, प्रजातियां हैं पक्षियों की, और उनका अध्ययन हम कर रहे हैं, साथ लेकर कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, ये देखो, ये अगर पशु हमने पढ़े तो क्या था, जीव भूगोल। अब पक्षी अगर हम पढ़ रहे हैं तो कौन से भूगोल को साथ ले रहे हैं, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी भूगोल को। वहां के क्लाइमेट का, वहां के पर्यावरण की, जलवायु की, मौसम का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो हम प्रदूषण वगैरह, संरक्षण जो है, पर्यावरण जो है, इसका अध्ययन, इस भूगोल को साथ लेकर उसका अध्ययन हम पूरा करेंगे। वहां वनस्पति कैसी है, वन कैसे दिखाई देते हैं, वहां महुआ का पौधा है या नहीं है, प्लास का पौधा है या नहीं है, बांस का पौधा है या नहीं है, तो हम किस भूगोल को साथ लेंगे, वनस्पति भूगोल को साथ लेंगे। यानी मोटा मोटा हमें ये देखना है कि कोई भी ज्योग्राफी जो अध्ययन है, ज्योग्राफिकल जो अध्ययन है, वो पूरा करने के लिए हमें ढेर सारी सब्जेक्टों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ये आपके समझ में आया। ये थी जीव भूगोल की शाखाएं। जीव जो है वनों में रहता है, और वनों का जो जीव जहाँ रहता है वहाँ जीव पक्षों के लिए प्रयोग हुआ है, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रयोग हुई है। तो देखिए जीव क्या है, सबसे पहले जीव जो है फिर वनस्पति के साथ एडजस्ट करता है, और वनस्पति पक्षियों के रूप में भी पाई जाती है और पशुओं के रूप में भी पाई जाती है, और ये पर्यावरण के साथ समायोजन करके चलते हैं। तो जीव भूगोल जो है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को सपोर्ट करती है। ये इसकी उपक्षेत्र के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है वो तो पूरी भूगोल को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यानी कि ये तो क्या है, भूगोल है, और इसकी दो ब्रांचेस दोनों तरफ क्या है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को सपोर्ट कौन करती है, जीव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो अगली हम क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, ये है प्रादेशिक भूगोल। अब प्रादेशिक भूगोल किसका अध्ययन करती है, क्षेत्र का अध्ययन करती है। प्रादेशिक का मतलब यहाँ सीधा प्रदेश है, जिसको हम यहाँ राज्य कहते हैं। क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको हम, क्षेत्र कैसे, प्रांत भी कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज भी राज्यों को क्या कहते हैं, प्रांत। हम क्या कहते हैं, राज्य। वहां भी एक पंजाब है, उसको पंजाब प्रांत कहते हैं, हम पंजाब राज्य कहते हैं, उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो देखो ये किसका अध्ययन करती है, क्षेत्र का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है, क्षेत्र का। कैसा क्षेत्र, या तो कोई क्षेत्र बहुत बड़ा है, या तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका अध्ययन कर रही है, तब कौन सा भूगोल कहलाएगा, प्रादेशिक भूगोल। यानी कि बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन तो भौतिक भूगोल ही है, लेकिन उस प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं तो किसको साथ ले रहे हैं, प्रादेशिक भूगोल को। तो बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये बड़ा क्षेत्र। बड़े क्षेत्र के लिए यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ है, वृहद यानी बड़ा। फिर इससे छोटा क्षेत्र एक इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये मध्यम कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद एक इससे भी छोटा आएगा, मध्यम क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद एक बहुत छोटा सा क्षेत्र ले लिया हमने, 4-5 गांव का समूह, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो लघु यानी छोटा। ये मैंने लघु लिख दिया, यानी छोटा सा मजा ना आप, लघु। तो लघु क्षेत्र ये अध्ययन होता है। तो यहां तक समझ में आया पहला पॉइंट। यानी कि पूरी भूगोल का अध्ययन करने के लिए छोटी छोटी भूगोलों को साथ लेना पड़ता है। किसी प्रदेश का अध्ययन हमें करना है तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रादेशिक भूगोल की जो भूगोल की एक ब्रांच है उसको हमें साथ लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चाहे बड़ा क्षेत्र हो, चाहे छोटा क्षेत्र हो, चाहे उससे भी छोटा क्षेत्र हो, मध्यम क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों का अध्ययन करना है तो किस भूगोल को साथ लेना पड़ेगा, भूगोल की एक शाखा प्रादेशिक भूगोल को। ठीक है, ग्रामीण इलाकों का नियोजन और शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, यानी किसी गांव को सही व्यवस्थित बसाना है और किसी शहर को सही व्यवस्थित गंदगी को खत्म करना है, तो ये जो अध्ययन है मानव भूगोल का है, लेकिन साथ में कौन सा भूगोल लेना पड़ेगा, प्रादेशिक भूगोल। क्योंकि शहर में कौन रहता है, मानव रहता है, तो मानव भूगोल का अध्ययन हुआ। प्रादेशिक विकास, किसी शहर का कितना विकास हुआ, पहले बिल्कुल कम दिखाई देता था, छोटा दिखाई देता था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ और बहुत बड़ा हो गया। क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इसका प्रादेशिक विकास जो हुआ है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, प्रादेशिक भूगोल में। ये तो नाम ही है इसका। प्रादेशिक विवेचना और विश्लेषण करते हैं, कोई क्षेत्र छोटा है तो क्यों है, कोई क्षेत्र बड़ा है तो क्यों है, और कौन से क्षेत्र को छोटा होने में किसने सहयोग, कौन से अलाइनमेंट तत्वों ने सहयोग किया, और कौन सा क्षेत्र बड़ा हो गया तो क्यों हुआ। कोई भी क्षेत्र बड़ा होता है तो इसका कारण है सुविधाएं, रोजगार, व्यवसाय। आज शहरों में प्राय भीड़ देखने को क्यों मिलती है, वो इसलिए मिलती है कि वहाँ लोगों को व्यवसाय मिलता है, रोजगार मिलता है, सुविधाएं मिलती है।
तो ये चीजें क्या करती है, बढ़ती है। तो ऐसे पक्ष जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ होते हैं, उन चीजों का विवेचन और विश्लेषण यानी उनकी जांच की जाती है कि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। जैसे पूरे भारत देश की बात करें तो इसकी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसकी विवेचना यानी इसके बारे में हम सद्बुद्धि लेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। शहरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, नगरों की क्यों बढ़ रही है, किसी पर्टिकुलर प्रदेश की क्यों बढ़ रही है, इसमें बड़े शहरों की ज्यादा बढ़ रही है, छोटे शहरों की ज्यादा बढ़ रही है, मध्यम क्षेत्रों की ज्यादा बढ़ रही है। इन सारे उभयनिष्ठ यानी खतरनाक वाले क्वेश्चन को हम सर्वनिष्ठ यानी सबके सहयोग से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने क्या देखा, प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल। तो ये आपको समझ में आया प्रादेशिक भूगोल क्या होता है। यानी आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि भूगोल जो है उसकी शाखाएं क्या है। एक बार मोटा मोटा मैं फिर समझा देता हूं कि ये तो है भूगोल। पृथ्वी के साथ ही जब भूगोल बना था तो पृथ्वी जब बनी थी भूगोल के अंदर, तो भूगोल के अंदर जब पृथ्वी बनी थी ना, उस समय जो भूगोल साथ में आ गया था उसको तो कहते हैं भौतिक भूगोल। और जो भूगोल साथ में आ गया उस भूगोल के साथ मिलकर जो शुरू हुआ उसको हम कहते हैं मानव भूगोल। और मानव भूगोल और भौतिक भूगोल जिनका साथ लेते हैं, जीव हो गया तो जीव भूगोल, वनस्पति हो गई तो वनस्पति भूगोल, किसी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो प्रादेशिक भूगोल। लेकिन मेन रूप से भूगोल है कितनी, 2। कोई तीसरी बताते हैं कि वास्तव में एक आधुनिक भूगोल भी चल रही है, तो वो वॉन हम्बोल्ट हमने देखा। कार्ल रिटर एक विवरण बताता है, एक जानकारी बताता है, बाकी भूगोल का जनक वनक नहीं है वो। तो हमने अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को समझा, देखा। बने रहिए मेरे साथ। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंचे और समझ पाए कि वास्तविक रूप से ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी को कतई आपको अब रटना नहीं है, एक एक बिंदु को समझना है। आपको जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, मैं ज़रूर अगले वीडियो में उसका जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।